नमस्कार, जोहार, सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले 3 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि एक स्वास्थ्य के विषयों पर चर्चा हो और जो फलाफल निकल कर के आए वो समाज के लोगों तक पहुँचे। ये सरकार में ही चुनौती नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में भी चुनौती है। तो हमारे पूरे झारखंड में ये चुनौती है। जहां हम अगर देखें इसको तमिलनाडु से अगर हम कंपेयर करें तो तमिलनाडु में हर चीज सरप्लस में है और हमारे पास हर चीज डेफिशिएंसी में है ऑब्वियसली। तो इन चीजों को धीरे धीरे, क्योंकि झारखंड कंपैरेटिवली एक नया राज्य है, 2002 से इसके जिस तरह से कामकाज चालू हुए, बाकी सारे स्टेट्स जो डेवलप्ड हैं वो काफी पुराने स्टेट्स हैं, तो उस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5-10 साल में जिस तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है, इन चैलेंजेस को बहुत बखूबी इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाएगा, मैन पावर कंट्रोल। और एक जो सबसे बड़ा बर्डन है हमारे ऊपर वो है पेशेंट का। नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो वो जो सरकारी अस्पताल में 70% ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्डेबिलिटी जिनकी नहीं होती है। 70% पॉपुलेशन तो वही है हमारे स्टेट में जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है। तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो कहाँ जाए? या 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं, या कोई आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं या सरकारी कोई और योजना से जुड़े, वो कहाँ जाएंगे? वो सब सरकारी अस्पताल में ही ज़्यादा आते हैं। बट ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी आयुष्मान योजना को बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट किया है, सरकार के बाकी योजनाओं को भी बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या है कि एक हद तक वहाँ पे भी इनका इलाज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोड जो है वो सरकारी अस्पताल पे है, पेशेंट का लोड। जैसे आप हमारे यहाँ देख लीजिए, मैं इमरजेंसी देखता हूँ, इमरजेंसी में नहीं भी तो रोज 300 मरीज आते हैं। सर, मरीजों की जो संख्या है और उपलब्ध डॉक्टर, जो स्टाफ की स्थिति पूरे झारखंड की बात करें तो वो आपको क्या लगता है, मतलब कितनी कमी है और कहाँ सुधार की गुंजाइश आपको नजर आ रही है? जो जिस ढंग का पॉपुलेशन वाइज जो डॉक्टर भट्टाचार्य ने बताया वही स्थिति सब जगह है, निश्चित रूप से पूरे झारखंड में है। तो निश्चित रूप से मेरा सरकार से भी ये हम लोग हमेशा जो रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं तो ये बात हमेशा होती कि कम से कम डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, इस सब का जो भी कमी है, जब तक ये पूरा नहीं होगा, ये आपको 3-3.5 करोड़ आपका पॉपुलेशन झारखंड का, वो कभी आप फुलफिल नहीं कर पाइएगा। तो मेरे समझ से पांडे जी, निश्चित रूप से सरकार को मैन पावर पर तो जरूर चिन्हित करना चाहिए और डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, इसकी समस्या निश्चित रूप से जब तक आप दूर नहीं करेंगे, झारखंड की स्थिति निश्चित रूप से रहेगी। और जिस ढंग से, खैर अभी तो बहुत हम लोग अभी का जो कहिए हमारे सेक्रेटरी या हमारे मंत्री, इन लोगों का प्रयास है कि हम लोग निश्चित रूप से अपने झारखंड को जितना मॉडर्नाइज कर सकें वो पहल कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अगर ये प्रयास रहा तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक बेहतर समन्वय कैसे स्थापित किया जा सकता है? हर स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या आपको क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, वो उन सब चीज़ों में आपको कहाँ मतलब देखिए, लगता है? हम सब मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं और हम सारे लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं। मुझे लगता है 95% लोग तो होंगे जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़े होंगे आज के, और खासकर मेरी उम्र के लोग और भी। मैं कहीं से भी ये नहीं कह सकता कि चिकित्सकों का स्तर सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी जो अस्पताल है वहाँ खराब है, या चिकित्सक जैसा बहुत पॉपुलर मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर्स मरीजों को नहीं देखते। ऐसा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जहाँ भी डिफरेंट स्टेट्स में, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में या महाराष्ट्र में मैंने काम किया, मैंने नहीं देखा। मैंने टाटा मेमोरियल में मैं प्रोफेसर था और मैंने कम से कम 12 साल वहाँ नौकरी की है एज ए प्रोफेसर। जहाँ तक समन्वय की बात है, देखिए जो सामान्य चिकित्सा है या अप टू द लेवल ऑफ स्पेशलिस्ट, मुझे लगता है कि सरकारी अस्पताल ठीक है, लेकिन
एक्सेप्ट अ फ्यू एपेक्स हॉस्पिटल्स जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है या SGPGI है या PGI चंडीगढ़ है, जो सुपर स्पेशलाइजेशन स्तर की चिकित्सा होती है, शायद उसका अभाव है। प्रोबेबली उसका एक बहुत बड़ा कारण इज जो है वो रिम्यूनरेशन हो सकता है कि प्राइवेट में जो रिम्यूनरेशन मिलता है शायद सरकारी में नहीं मिलता, लेकिन सरकार में काम करने के अपने फायदे हैं और ऐसे बहुत मोटिवेटेड लोग भी हैं जो काम करते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम जैसे रांची में ही बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, रांची में सरकारी अस्पताल हैं जो भी बहुत अच्छे हैं, पर जो सुविधाएं सरकारी अस्पताल में नहीं है, अगर उनके लिए MOU करके कर सके, मैं समझता हूँ कि इसका प्रेरोगेटिव बहुत वास्ट है और इसके बहुत सारे आयाम हैं जिसको सब कुछ देखने की जरूरत है। दुखद बात तो ये है कि हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको अमेरिका के स्टाइल में पूंजीवादी हेल्थ केयर देना है या हमको यूरोप के स्टाइल में समाजवादी हेल्थ केयर देना है। हम दोनों के चक्कर में, हमारे यहाँ ऐसे हॉस्पिटल्स भी है जहाँ आप 25 लाख पे करते हैं और इंश्योरेंस से जाते हैं, और हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल भी है जहाँ ऐसे होते हैं। मरीजों के बीच में जो मिसकंसेप्शन है कि जहाँ हमारा ज़्यादा पैसा लगेगा, जो प्राइवेट अस्पताल है वो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। और मुझे लगता है कि जैसे भट्टाचार्य साहब ने बोला कि सरकार को हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और मुझे लगता है कि मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो मैं फील करता हूँ कि बहुत प्रयास के बाद भी हमको उतने ट्रेन मैन पावर यहाँ नहीं मिलते जितनी आसानी से हमको मुंबई में या पुणे में मिल जाते हैं। बहुत सारे आयाम हैं और सबसे पहले तो मुझे लगता है सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन पर थोड़ा सा बजट। मेरा एक, जैसे कि प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि सरकारी अस्पताल जैसे राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के क्रिटिकल केयर को देख रहे हैं, तो मेरा एक कंसर्न था कि जो 5 बजे के बाद जो फ्लो जो उधर से इधर आता है, तो उसका वजह क्या है? मतलब वो फ्लो ये अचानक इधर क्यों आने लगता है शाम को? इस पूरे चिकित्सा प्रणाली पर एक मतलब बात कर रहे हैं, वहां से इधर क्यों आता है सरकारी हॉस्पिटल्स में शाम 5 बजते ही? इनका आंकड़ा मेरे पास था, लगभग हमको लगता है कि 50 से 60% जो है जो सरकारी अस्पतालों में फ्लो शाम 5 बजे के बाद होता है। तो वजह क्या है सर, आपको क्या लगता है? जैसे आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, स्पेसिफिक ऐसा मुझे नहीं लगता, आई डो नॉट एग्री कि स्पेसिफिक प्राइवेट हॉस्पिटल से जो पेशेंट इफ्लक्स है या जो शफल है वो इवनिंग के टाइम में होता है। जिनको जाना होता है 24 घंटे में कभी भी जाते हैं और मरीज जाते ही हैं। देखिए, प्राइवेट अस्पताल में आते हैं बेहतर चिकित्सा और त्वरित चिकित्सा की, हमको तुरंत सब कुछ मिल जाएगा। शायद एक I'd say with no disrespect, लेकिन अभी लोगों को लगता है कि वहाँ जाएंगे तो एक ब्लड टेस्ट कराने में 3 दिन समय लगेगा, which is true। वो हमारे यहाँ है कि हम उसको 1 घंटे में करके देंगे। तो शुरू में कुछ समय तक तो अच्छा लगता है, फिर उसको लगता है कि यार ये तो हमारा ब्लड टेस्ट में ही हम जितना पैसा लेकर आए थे खर्च हो गया। जी, मैं उसी मुद्दे पर था। ये जो इशू है कि वो बैलेंस की हम कितनी तेजी से काम चाहते हैं, प्लस ये भी बात नहीं है कि हर किसी मरीज को घंटे भर के अंदर ही ब्लड टेस्ट चाहिए। शायद धीरज की कमी है, समझ की कमी है, या उनको ये लगता है कि बस हम जाएं और अभी तुरंत काम हो जाए। डॉक्टर चतुर्वेदी, जो न्यूक्लियर मेडिसिन के हार के चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है कि इस जो अभी वर्तमान जो सरकारी व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उन सब चीज़ों के माने बीच में ये सरकारी व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए सर? देखिए, अभी सारे लोगों ने बताया, मैक्सिमम टॉप रैंक डॉक्टर्स इस देश के अंदर में जहाँ भी काम कर रहे हैं वो लगभग सारे लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज
से पढ़ाई करे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी सरकारी अस्पताल में हुई है। ये हो सकता है मैन पावर की कमी है, वेल इक्विप्ड स्टाफ्स की भी कमी है, पर रैदर इन सब के बीच में डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है, जो मुझे लगती है कि वो चीज़ें हैं। और केवल सिस्टम को हम लोग दोष देते रहेंगे तो हमारा सुधार तो होने वाला है नहीं। तो मुझे जो इन सब में लगता है कि एक इच्छा शक्ति और डिसिप्लिन, इसकी कमी है। इसमें धीरे धीरे ही सुधार लाया जा सकता है। और जहाँ तक बात है सरकारी तंत्र जो है, खास करके स्वास्थ्य विभाग में, उसको दुरुस्त करने का जो बेहतर, हम लोग देखेंगे एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हो सकता है थोड़े समय पहले तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अभी जब से मैं रिम्स को देख रहा हूँ, उस समय तो कैथ लैब नहीं था, आज कैथ लैब भी है। उसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी नहीं था, आज तो रिम्स में भी है। नेफ्रोलॉजी नहीं था, आज रिम्स में भी है। कम और ज़्यादा ट्रीटमेंट तो हो ही रहा है, रिसर्च पेपर भी आ रहे हैं। अगर हम बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में बोले और देश भर का आंकड़ा देखें, केवल झारखंड का ही नहीं, केवल बिहार का ही नहीं, अगर देश भर का आंकड़ा देखें तो जो रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं सरकारी इंस्टीट्यूशन से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से, क्या उतना प्राइवेट वाले करते हैं? ऐसा नहीं है। बावजूद इसके अगर हम कोई डेवलप्ड कंट्री के साथ में कंपेयर करने लगे, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पीजीआई, जिप्मर, इनसे कंपेयर करने लगे, तो डेफिनेटली वो तो रिसर्च सेंटर्स है। तो रिसर्च सेंटर है, मैन पावर वहाँ भी कम है। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पे कम है, वहाँ पर भी है। लेकिन बावजूद इसके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से एट पर बिल्कुल लगभग उतने ही अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है सरकारी इंस्टीट्यूशन में। और वैसे ही स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। तो मैं ये इस बात को अभी, इसमें सुधार की व्यापक जरूरत है, ये होती रहेगी। अच्छे लोग हैं तो वो धीरे धीरे सुधार भी करते रहेंगे और अच्छा होता रहेगा। लेकिन ये हम कहें कि सरकारी तंत्र एकदम से विफल है, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे। ये बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है और ग्रेजुअली होगा। ये एक हम सोचेंगे एक दिन में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। एक झटके में, सिर्फ एक दिन के फैसले में सुपर स्पेशलाइज क्लिनिक जो वीकली होता था एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में, वो डेली होने लगा और दोनों टाइम होने लगा। सिर्फ एक फैसले से, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के एक फैसले से एक दिन में ये प्रोटोकॉल चेंज हो गया था। सुपर स्पेशलाइज क्लिनिक मॉर्निंग में होती थी, इवनिंग में नहीं, अब दोनों टाइम होने लगी। दूसरी बात जो आपने एक सवाल पूछा कि शाम के समय, जैसे सर ने, भट्टाचार्य सर ने बोला कि शाम के समय वो रस मेडिकल कॉलेज की तरफ आने लगती। सही बात है। ये मेरे साथ के लोग, मेरे दोस्त, सब लोग फैकल्टी हैं अभी रिम्स में, वो बोलते हैं ये चीज। सर बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। दिन भर अच्छे ट्रीटमेंट के आस में जब प्राइवेट हॉस्पिटल से चारों तरफ से थक जाते हैं, जब उनका बजटरी एक्सपेंस जो है, जब उनका पॉकेट भी ये बोलता है नहीं यहाँ 3 लाख लगेगा, इतना बजट तो मेरा नहीं है, तो फिर जो है रास्ता दिखता है रिम्स की तरफ, रास्ता दिखता है सदर की तरफ, और सुपर स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे। वहाँ जाते हैं उस उम्मीद के साथ, और उनकी उम्मीद में बहुत हद तक उनका काम होता भी है, ट्रीटमेंट हो भी रहा है। तो आप देखेंगे निश्चित तौर पर होता है ऐसा। एग्जैक्टली तो डेटा में नहीं बोल सकता कि कितना % होता है, लेकिन हाँ इवनिंग में लोग जाते हैं। वो विश्वास हम हाँ, मतलब नहीं जीत विश्वास पा रहे है। हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। हमारा कहना है कि वो जो उधर से 5 बजे जो फ्लो हो रहा है, हाँ। वो विश्वास अगर शुरू में ही मरीज के पास हो, उसके परिजन के पास हो, तो डायरेक्ट आपके रिम्स या सदर अस्पताल में क्यों नहीं पहुंचता? देखिए ऐसा है कि अगर हम उसमें सिर्फ खामियां ही ढूंढते रहें, तब तो फिर उसका अंत नहीं है। उस पर आप पेचीदगी लाते रहेंगे और उस पर बहस का मुद्दा बनता रह सकता है। लेकिन वो विश्वास नहीं आ पा रहा है, ऐसे कैसे कहेंगे? अगर विश्वास नहीं है तो सेकंड हाफ में विश्वास हो जा रहा है, फर्स्ट हाफ में विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है।
ये संभव है कि प्राइवेट में ट्रीटमेंट करने के लिए आप जा रहे हैं तो आपको लगता है कि हमें बेहतरीन सेवा मिलेगा। एक बार अगर हम कॉलवेल बजाएंगे तो मेरे पास नर्सिंग स्टाफ आ जाएगी, मेरे पास जो है डॉक्टर भी आ जाएंगे, और शायद जो है कि मेडिकल कॉलेज में मैन पावर की कमी है। आप जब जाएंगे तो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स एंड सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनको एक साथ वार्ड में इतने पेशेंट्स को अटेंड करने हैं, आईसीयू में इतने पेशेंट को अटेंड करने हैं, इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विसेज में इतने को अटेंड करना है, तो आप इमीडिएटली बोलेंगे तो इमीडिएटली तो आपके पास नहीं आ सकते हैं। और ये लगभग सारे मेडिकल कॉलेज में है, सारे सरकारी अस्पताल में है। किसी राज्य में थोड़ा कम, किसी राज्य में थोड़ा ज़्यादा। लेकिन मैं जो मानता हूँ, मेरा अपना मानना है, चूँकि मैं वैसे ही जगह पे काम करके आया हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अभी भी अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सरकारी इंस्टीट्यूशंस बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और आने वाले समय में फिर आती है चीज़ें कि घर का मुखिया कैसा है तो डिसिप्लिन घर का वैसा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा इस पर मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ये इशारा है। अगर मुखिया ने अगर चाहा कि एक आवाज़ में सारी चीज़ें हो जाए तो व्यवस्था भी हो जाता है उसी तरीके से, और वो व्यवस्था हो रहा है। हम लोग देखें तो हमारे यहाँ टाटा कैंसर हॉस्पिटल आया ना, आ गया। उसी तरह से इंस्टीट्यूशन इतने, हम लोग कहाँ सोचते थे कि रांची में इतने सारे कैंसर हॉस्पिटल्स होंगे, कहाँ से, हम तो ये नहीं सोचते थे। हम तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का भी नहीं सोचते थे, पेट स्कैन तो दूर की चीज़ें हैं, हम लोग तो वो भी नहीं सोचते थे। लेकिन आज है हमारे पास इतने सारे कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, आयुष्मान में भी काम हो रहा है। तो फिर आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ग्रेजुअली ये चीज़ें बढ़ेंगी, अच्छा होगा मुझे लगता है। और सामंजस्य बैठा करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सरकारी इंस्टीट्यूशन, सामंजस्य बैठा करके हम लोग अगर काम करें तो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन हो सकता है। जी, डॉक्टर प्रदीप सर, आपको क्या ऐसा लगता है कि ग्रामीण जैसे पेरीफेरी क्षेत्र में जो भी है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी को हम बेहतर नहीं कर पाए हैं कि हम मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे लोड बढ़ रहा है, क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं झारखंड में 2019 में आया और इसके पहले मैं भोपाल में था। रिम्स ज्वाइन किया 2019 में। भोपाल में मेरे साथ बहुत सारे, जैसे यहाँ बहुत सारे हमारे नेतागण जो हमारे साथ हैं, उस तरह से वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे। तो हमारे एक अजय सिंह हुआ करते थे, जो स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी होते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके बेटे थे। तो एक बार हमारे चैम्बर में आए इस तरह से, मैं वहाँ पे भी डायरेक्टर था इमरजेंसी क्रिटिकल केयर सर्विसेज, सारा पूरा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में ही देखता था। तो वो आए, बोले डॉक्टर साहब बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा क्या? बोले कि बड़ा डेथ हो रहा है, इसी बरसात का मौसम था, क्योंकि बड़ा डेथ बहुत हो रहा है गांव में, क्या किया जाए वो समझ में नहीं आता है। तो सरकार डॉक्टरों की पोस्टिंग लगाती है और डॉक्टर्स जाते नहीं हैं गांव में। तो मैंने ऐसे ही कहा कि मैं, क्योंकि हमेशा एक इनोवेटिव चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में विश्वास रखता हूँ, मैं उनको बोलता था राहुल भैया, मैंने कहा राहुल भैया एक काम कीजिए ना, आपके पास बीएससी पास लड़के हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बहुत है, बीएससी पास तो भरे पड़े हैं गांव में, नौकरी नहीं लगता है। तो हमने कहा एक काम कीजिए, सब 30-40 बीएससी पास लड़कों को हमारे पास भेज दीजिए। और क्योंकि मैं एक 1200 बेड का मेडिकल कॉलेज का सर्वे सरवा था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने कहा उनको भेजिए हमारे पास 3 महीने के लिए, हम उनके रहने का बंदोबस्त करेंगे, खाने का बंदोबस्त करेंगे और ट्रेनिंग भी हम ही देंगे। और उनको मैं बुलाया, और बीएससी पास लड़के थे, और उनको मैंने कहा कि भैया सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, हैजा हो जाए, कोई कुआं में डूब गया, कोई तालाब में डूब गया, किसी को बिच्छू काट लिया, किसी को सांप काट लिया, किसी को बच्चा होने वाला है, ये जो आम प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं गांव के, उनको हमने 3 महीने वो बीएससी पास बच्चों को, फिर एक आईवी कैनुला कैसे लगाते हैं, आईवी कैनुला लगाना कोई बड़ी बात नहीं, 1 हफ्ता दिन ट्रेनिंग दो, सीख जाता है आदमी। ऑक्सीजन कैसे लगाते हैं और मरीज को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके कैसे जाते हैं। तो हमने उनको 3 महीने की ट्रेनिंग दी,
और हमने कहा अब सब अपने अपने गांव चले जाओ। जो जिस गांव का था वो लड़का बीएससी जो जिस गांव का है, क्योंकि वो हमेशा हर आदमी अपने ही गांव में सर्विस देने में थोड़ा प्राइड महसूस करता है, तो हमने कहा जो जिस गांव का वहीं भेज दिया जाए और उसको आप एक बेसिक सुविधा जो है, एक छोटा सा एरिया उनको दे दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, थोड़ा सा छोटा मोटा दवाई, फर्स्ट एड वाली सामान, ये सारा दे दीजिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, साल भर के बाद वही राहुल भैया हमारे पास आए, बोले डॉक्टर साहब बड़ा तो जादू हो गया, गजब, तो एकदम अचानक से बहुत चेंज आ गया। हुआ यूं कि जो जिस गांव का था वहीं अपने ही लोगों को सर्विस देने में उसको जो आनंद आता था वो कहीं नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारा सोच ये रहता है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर गांव में जाए। भाई आज आप सोचिए एमबीबीएस की पढ़ाई कितनी महंगी है, जिसको सरकारी मिल गया, ऐसा नहीं कि सरकारी में भी फ्री है, सरकारी में भी पैसे देने पड़ते हैं, और जो प्राइवेट में गया वो तो करोड़ों में खर्च करके एमबीबीएस कर रहा है। तो बच्चा जो करोड़ों में खर्च करके एमबीबीएस किया है और अगर वो यहाँ आता है और नौकरी लगता है, उसको कहा जाता है गांव आप चले जाइए, तो कैसे वो अपना मेंटल मेकअप करेगा कि भैया हम 6-7 साल एमबीबीएस करने में 7 साल तो लग ही जाते हैं हाउस सर्जनशिप तक, तो वो किस माइंडसेट के साथ जाएगा? क्या उसको वहाँ समाज उस तरह का मिलेगा जिस तरह का वो चाहता है? क्या उसके लेवल के लोग मिलेंगे जिनके साथ वो बैठ करके बातचीत कर सकता है? क्या वो अपने बच्चों को स्कूली सुविधा वैसा दे पाएगा जो उसको चाहिए? कि एक डॉक्टर जो बन गया 7 साल मेहनत करके आया, उसके बच्चों की लाइफ भविष्य क्या वहाँ सुनिश्चित सही तरीके से किया जा सकता है? तो मुझे इन चीजों के साथ मैं ऐसा समझता हूँ कि एक एमबीबीएस डॉक्टर को नहीं सोच करके अगर हम इस पर ज्यादा फोकस करें कि जो पैरामेडिक्स होते हैं, जो 2 साल की ट्रेनिंग हमारे यहाँ, जैसे हम आईसीयू की ट्रेनिंग 2 साल की देते हैं, 2 साल में उस बच्चे को आप कहीं भी खड़ा कर लो, आप कहीं भी खड़ा कर लो किसी भी गांव में, वो एक अच्छा खासा ट्रेंड स्किल्ड आदमी की तरह कोई भी खराब से खराब मरीज को वो सही तरीके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा। तो मुझे ये आज तक के आइडिया समझ में नहीं आया है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि गांव में प्रॉब्लम का निवारण एमबीबीएस डॉक्टर ही करती है। और एमबीबीएस डॉक्टर भी अगर मान लें हम पोस्ट कर देते हैं, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, ब्रेन डॉक्टर का रहेगा, लेकिन उसका हाथ जो हैंड्स कहाँ से मिलेंगे? अगर हम प्रॉपर नंबर ऑफ पैरामेडिक्स नहीं देते हैं या प्रॉपर नंबर ऑफ नर्सिंग स्टाफ नहीं देते हैं, मान लीजिए किसी को ऑक्सीजन लगाना, तो डॉक्टर अब भीड़ में मरीजों को देखते रहेगा कि वो उठ करके ऑक्सीजन लगाएगा और एक एक आईवी इंजेक्शन लगाएगा और ये करे। तो हमको ऐसा लगता है कि उनको पैरामेडिक्स की पोस्टिंग गांव में ज्यादा जरूरी है रादर देन डॉक्टर्स की पोस्टिंग। मैं आज भी ऐसा समझता हूं कि अगर हम अच्छे नंबर्स में पैरामेडिक्स प्रोड्यूस कर लें और उनको हम जो जिस गांव को बिलोंग करते हैं उसी गांव के आसपास उनको पोस्टिंग दें, वो बहुत खुशी खुशी रहेगा। ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, 2 साल की ट्रेनिंग बहुत होती है इमरजेंसी हैंडल करने के लिए। वो आए हमारे जैसे टर्शरी सेंटर में ट्रेनिंग ले, अपने अपने गांव के तरफ अपना जाएं और सर्विस दें। मुझे लगता है कि आज जो परिस्थिति है झारखंड खास करके, जहाँ पे सैचुरेट हो गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ तमिलनाडु, बट इस स्टेट के लिए हमारे लिए पैरामेडिक्स जो हैं, जो ट्रेंड पैरामेडिक्स आईसीयू के जो ट्रेंड होते हैं या इमरजेंसी के ट्रेंड होते हैं या एनेस्थीसिया के ट्रेंड होते हैं, ये सारे पैरामेडिक्स जो हैं वो एसेट का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी तरफ सबको ध्यान देना चाहिए। हमारा ध्यान हमेशा डॉक्टर्स की तरफ रहता है। वो डॉक्टर्स हम कितना भी प्रेशर करें, देखिए कोई बाप सोचता है बच्चा कि मेरा बाप हमको पढ़ाने में 3 करोड़ रुपया खर्च किया है, हम गांव में जाएंगे तो हम वो 3 करोड़ रुपया, भाई आप समझिए कि जिसके पेरेंट्स ने 2-3 करोड़ रुपया खर्च किया है उसको पढ़ाने के लिए, वो गांव में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। आप कितना भी कर लीजिए, वो हमेशा कहीं ना कहीं भाग जाएगा, शहर में आएगा, खोजेगा और वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड देखेगा। भाई
एक 4 साल में इंजीनियर बन जाते हैं। हम ये नहीं करें, जो ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं वो उनकी पढ़ाई और एक डॉक्टर की पढ़ाई, हम सबकी पढ़ाई में बहुत आसमान जमीन का फर्क रहता है। तो इतने स्किल्ड और इतने नॉलेजेबल लोग हम सोचें कि नहीं जा करके ऐसी जगह सेवा दें और उनको हम प्रेशराइज करें कि आप जाओ, तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी संभव नहीं हो सकता। भविष्य के लिए हमें पैरामेडिक्स की तरफ ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। डॉक्टर बिमलेश सर, आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या आयुष्मान भारत योजना जो चल रहा है वो क्या प्रभावी हुआ है या और उसमें सुधार की ज़रूरत है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आयुष्मान के बहुत सारे जो योजना जो टैग तो अस्पताल, निजी अस्पताल से लेकर के सारे लोग हैं, अस्पताल भी हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो आपको लगता है कि ये प्रभावी हो है या और उसमें सुधार की गुंजाइश है? नहीं पांडे जी, निश्चित रूप से आयुष्मान भारत योजना जो लागू हुई है, मेरे यहाँ जहाँ हम पोस्टेड हैं वहाँ तो 100% है। और आपको मालूम भी होगा कि सदर अस्पताल इंडिया भर में आयुष्मान से फर्स्ट प्राइज ही उसको मिला था। तो मेरे यहाँ जहाँ तक सवाल है और जो आपका सवाल है उसमें निश्चित रूप से आयुष्मान भारत योजना पूर्णतः लागू हुआ है और लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। खासकर मेरे अस्पताल में जो सदर अस्पताल है, यहाँ पे सुविधा के अनुसार आपको सुपर स्पेशलाइजेशन भी है और जनरल और भी जो सर्विसेज है वो सारी हैं और ये लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक ये था कि लोगों का सरकारी अस्पताल के प्रति लोगों का आकर्षण, विश्वास, ये हमको लगता है कि अब धीरे धीरे जो स्थिति हम लोग आकलन कर रहे हैं कि एक स्थिति निश्चित आएगी कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से भी सरकारी अस्पताल की व्यवस्था इतनी अच्छी होगी कि लोग अब आना पसंद करेंगे। आपको मैं 2 साल 3 साल पहले की स्थिति बता रहा हूँ, जो सदर अस्पताल में पर डे 500-600 पेशेंट आते थे, आज यहाँ का फुटफॉल मैं समझता हूँ कि 2 से 2,500 पेशेंट पर डे मेरे सदर अस्पताल में आते हैं। ये तो निश्चित रूप से विश्वास जगह है लोगों का, परिणाम वही है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खासकर कुछ फैकल्टी में ये स्थिति है कि अच्छे लोग जो कि बियर कर सकते हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को, लेकिन वो लोग भी अब सदर अस्पताल कहिए या रिम्स कहिए, वहाँ लोग आना पसंद करते हैं। तो नटसेल में मैं ये कहूँगा, खास करके आयुष्मान भारत से रिलेटेड निश्चित रूप से लोग काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि 70 के बाद वाला जो ये हुआ है, बहुत लोगों को फायदा उसमें हुआ है। 70 के बाद का जो आयुष्मान लागू हुआ है उसमें ये हमको लगता है कि वो काफ़ी फ्रूटफुल वैसे 70 वाले लोगों का है और लोग यहाँ उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। जी डॉक्टर गौतम, आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि जो पेरीफेरी, जो पीएचसी सीएचसी की जो है व्यवस्थाएं हैं, आपको क्या लगता है कि अगर वहाँ पर, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि कैंसर डिजीज़ काफ़ी बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी गवर्नमेंट चला रही है, ब्रेस्ट कैंसर पे लेकर सर्वाइकल कैंसर पे तमाम कैंसर के स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो क्या पेरीफेरी में जो पीएचसी सीएचसी लेवल के जो हमारे अस्पताल हैं उनकी स्थिति बेहतर है या सुधार की ज़रूरत है कि स्क्रीनिंग का काम वहीं पर निपट जाए और हम चिन्हित कर पाएँ कैंसर रोगियों को? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है राजीव जी। स्क्रीनिंग का काम तो बिल्कुल पेरिफेरी में ही होना चाहिए। स्क्रीनिंग के लिए अगर किसी को 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़े तो जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्क्रीनिंग है वही डिफीट हो जाता है। स्क्रीनिंग शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इट शुड बी अफोर्डेबल। तो सरकार को इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो स्क्रीनिंग है वो पीएचसी और सीएचसी के लेवल पे ही निपट जाए। दूसरी बात कि मैं नहीं समझता कि पीएचसी और सीएचसी की हालत इतनी खराब नहीं है कि लोग वहाँ नहीं जाते। एक लोगों में डिस्ट्रस्ट है
या लोगों की चॉइस होती है कि हम सबसे बड़े अस्पताल में जाएंगे भले ही हमको 2 दिन की खांसी हो। तो इस मानसिकता को थोड़ा बदलने की जरूरत है। अदरवाइज मुझे लगता है कि पीएचसी और सीएचसी की हालत जहाँ तक मैंने जितना देखा है यहाँ ठीक है, देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन स्थिति ठीक है और लोगों को चाहिए कि वहाँ जो चिकित्सक हैं उन पे विश्वास रखें। और मुझे लगता है कि 90% बीमारी तो उसको देन एंड देयर वहीं पर किया जा सकता है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो सरकारी अस्पताल जो रेफरल हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर थोड़ा फुटफॉल कम होगा और वहाँ वही मरीज आएंगे जिनको सही में एक स्पेशलिस्ट चिकित्सा की जरूरत है। वहाँ भीड़ भी कम होगी और जैसा हमने पहले थोड़ी देर पहले बात हम कर रहे थे कि मरीजों का जो विश्वास है अगर हम एक क्षण के लिए मान लें कि कॉर्पोरेट में ज़्यादा है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम एक मरीज को 45 मिनट समय देते हैं, आधा घंटा समय देते हैं और मेडिकल कॉलेज में ये संभव नहीं है देना या सदर अस्पताल में संभव नहीं है देना। तो उनको लगता है कि डॉक्टर ने तो हमसे पूछा ही नहीं, डॉक्टर ने हमसे बात ही नहीं किया, उसने हमारी बात नहीं सुनी। तो जब भीड़ कम होगा और जो पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हैं या सीनियर रेजिडेंट हैं उनके पास इतना समय होगा कि 1 to 1 कम से कम 2 मिनट 3 मिनट ही कम्युनिकेट करें तो विश्वास भी बढ़ेगा। और मुझे लगता है इस तरह से जो सरकारी अस्पताल की जो एक लोगों में छवि है उसमें भी सुधार होगा। जी डॉक्टर चतुर्वेदी, आपको क्या लगता है कि जो अभी जो हमारे झारखंड के जो डॉक्टर्स हैं वो तकनीक के रूप में या और चीज़ में सक्षम हो पा रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इन सब चीज़ों के मतलब स्पेशलाइजेशन का मतलब दौर है, उसमें क्या हमारे झारखंड के डॉक्टर्स, जो महानगरों की बात नहीं कर रहा लेकिन जो पेरीफेरी में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, क्या उनको हम दक्ष बना पा रहे हैं या उनको और दक्ष बनाने की ज़रूरत है? उन्हें अगर स्पेसिफिक हम लोग बात करेंगे रांची में तो लगभग सारे स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर हैं और अच्छे जगह से पढ़ कर के आ रहे हैं, अच्छी टेक्निक के साथ आ रहे हैं, लेकिन पेरीफेरी में तो वो लैक है, पेरीफेरी में वो लैक। लेकिन पेरीफेरी में भी लगभग ऐसा है कि डायग्नोस करके और छोटे ट्रीटमेंट वहाँ दिया जा सकता है और बड़े ट्रीटमेंट के लिए रेफरल सेंटर में भेजा जा सकता है। दूसरा उपाय क्या है कि कुछ भारत और आसपास के देश जो हैं उसमें जिस तरह की चीज़ें चलती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो लोकल लेवल पे जो डॉक्टर्स हैं उनको गाइड करते हैं। उससे क्या होगा कि स्क्रीनिंग का काम भी बहुत अच्छे तरीके से निपट जाता है और स्क्रीन होकर के जब पेशेंट आएगा तो रेफरल सेंटर में बोझ कम पड़ेगा। रेफरल सेंटर में बोझ कम पड़ेगा तो ट्रीटमेंट का क्वालिटी थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकता है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि अभी अगर पेरीफेरी में वो टेक्निक नहीं जा पा रहा है, हाँ नहीं जा पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि टेलीमेडिसिन फैसिलिटी अगर स्टार्ट करेंगे, टेलीमेडिसिन फैसिलिटी ग्रेजुअली कहीं कहीं पे स्टार्ट हो भी रही है दूसरे स्टेट्स में, यहाँ भी अगर होती है तो मुझे लगता है कि इम्प्रूव करेगा और तेज़ी से इम्प्रूव करेगा। डॉक्टर भट्टाचार्य, चूँकि दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, एआई का दौर है, तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में डॉक्टरों की भूमिका को ये प्रभावित करेगा और चुनौतियाँ क्या होंगी एआई से? देखिए, एआई जो है ना, एआई हम बात करना बहुत आसान है और हमको ऐसा लगता है कि क्या है, एक बटन तो दबाना है, सब आ जाता है। लेकिन डॉक्टरी पेशा एक ऐसी पेशा है जिसमें एआई उन्हीं चीज़ों में मदद करेगा, जैसे हम बोलते हैं ना रोबोटिक सर्जरी। मैं रोबोटिक सर्जरी को कुछ इस तरह से कोरिलेट करता हूँ कि अर्ली 2000 में मैं कार्डियक ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा था, तो हमारे एक बहुत सीनियर सर्जन थे, तो वो मेयो क्लिनिक से ट्रेंड थे, तो वो सर्जरी करते थे सीएबीजी, तो उनको मुश्किल से 1.5 घंटा 2 घंटा लगता था। तो मैं पूछता था कि सर आप 4 सर्जरी करते हो एक साथ में? हम 4 सर्जरी एक साथ, एक के बाद एक होता था, एक टेबल इधर इधर, तो बोले 4 सर्जरी आप एक साथ कर? बोले प्रदीप, मुझे दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती,
मेरा मसल रिफ्लेक्सेस ही इनफ है टू डू द सर्जरी। कार्डियक सर्जरी में दिमाग की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती है, सारा मसल रिफ्लेक्स में काम होता है और एक ऑटोमेटेड सिस्टम चलता है कि पहले ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है। उसी तरह से ऑर्थोपेडिक्स में बैठे हैं लोग, जैसे टीकेआर है, टीएचआर है, ये सब क्या है, एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल के तहत काम होने वाले सर्जरीज हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से, और दैट इज वाई रोबोटिक सर्जरी आज बहुत अच्छे से डेवलप हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे हम अपने फील्ड की बात करें, क्रिटिकल केयर गहन चिकित्सा की, तो हम समझते हैं, जैसे मैं अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, हमारे पास एक पेशेंट आई, उनका एडमिशन 1 महीने पहले हुआ था, 1 महीने पहले से ट्रीटमेंट करा रही थी। कंप्लेंट ये था कि फीवर नहीं उतर रहा है, फीवर नहीं उतर रहा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब आप समझिए कि वो मेरे पास जब आई तो उस समय उनको कंटिन्यूअस एंटीबायोटिक्स चल रहे थे, बहुत सारी दवाई, बहुत इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता चला पेल्विस में उनका एक ओवरी का एक ट्यूमर था, कुछ डायग्नोज हुआ। लोगों ने कोरिलेट किया कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इसी वजह से इनका फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है। और बहुत सारे हाई लेवल के डायग्नोस्टिक टेस्ट, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे 1 महीने से बुखार नहीं उतर रहा है, क्या क्या नहीं हो सकता है। आज हम पूछें तो हमारे अल्टीमेटली हुआ कि नहीं सर, इनका सैचुरेशन भी थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आप आईसीयू में रख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। आईसीयू में आई और मैंने उनको फर्स्ट लुक में देखा, और मैंने सबसे पहला मेरा इंस्ट्रक्शन था उनको कि इनके सारे एंटीबायोटिक्स बंद कर दो, बस सारी दवाइयां बंद कर दो, इनको ओरली चालू कर दो, कुछ देने की जरूरत नहीं है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगले 24 घंटे में एक बार बुखार आया, 48 घंटे के बाद बुखार आना बंद हो गया। सो इट वाज एन एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड फीवर। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको डायग्नोज कर सकता है? कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा कोई प्रोटोकॉल ही नहीं सेट, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड्स चाहिए। अब स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं? हम गाइडलाइंस पढ़ते हैं कि भाई आप कहीं भी जाते, गाइडलाइन क्या कहती है? गाइडलाइंस उनके लिए बनती है जो लोग अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं, जो अपने हाईएस्ट मैच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुंचे, उनके लिए गाइडलाइंस होते हैं कि भैया ये गलती नहीं कर दे, इसलिए इस रास्ते को फॉलो करो। लेकिन स्टैंडर्ड्स वो चीज होते हैं जो गाइडलाइन से ऊपर होते हैं। वो मतलब ऐसे फिक्स्ड पैरामीटर्स होते हैं जो हर जगह अनिवार्य होता है, हर जगह अनिवार्य होता है उसके बिना। अब हम बोलें कि मेडिकल साइंस में कितने परसेंटेज ट्रीटमेंट के लिए या डायग्नोसिस के लिए स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, तो अगर हम बोलें कि स्टैंडर्ड्स तो मुश्किल से 15 से 20% चीजों के लिए, बीमारियों के लिए एक्चुअली में स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। मतलब उसको हम कहते हैं कि प्रूवन थ्रू हाई लेवल ऑफ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। मतलब लाखों लाख मरीजों में उनके द्वारा शोध किया गया और पाया गया कि यही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हीं के लिए अच्छा है जहां स्टैंडर्ड पैरामीटर्स सेट हो चुके हैं। तो हम बोले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में कितने परसेंट चीजों में मेडिकल साइंस में यूजफुल होगा, तो हम वहीं पे आते हैं कि 15 से 20% चीजों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है। बाकी 80% जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप लगाएंगे तो आप किसी भंवर में फंसेंगे, और फिर उसके बाद हो सकता है कि गलत जगह आप खड़े हो जाएं और वहां से फिर आपको निकलने में मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए कि किताब हम एक सब्जेक्ट को एक बार नहीं 100 बार पढ़ चुके होंगे। तो 35 साल में पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं एक सब्जेक्ट को, लेकिन हर बार पढ़ते हैं तो एक कुछ नया चीज समझ में आता है। उसी तरह से डॉक्टर्स का रोल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा, मुझे अभी अगले 25 साल में तो दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर बिमलेश, चूंकि आप पैथोलॉजिस्ट भी हैं पेशे से, तो आजकल तो लोगों के पास जो रिपोर्ट्स आते हैं, मेडिकल जो भी रिपोर्ट्स हैं, या जो अगर पैथोलॉजी की रिपोर्ट है,
गूगल में चैट जीपीटी पर स्कैन किया और स्कैन करने के बाद वो पैरामीटर देख लेता है, बोलता है, प्रॉम्प्ट डाला और बता दिया कि हाँ भैया मेरा मेडिकल का जो ब्लड रिपोर्ट है वो कैसा है। तो आपके साथ कितनी चुनौती है आप लोगों को लगता है आपके प्रोफेशंस में अगर देखा जाए तो? नहीं, पहले तो मैं आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जैसा प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया, निश्चित रूप से मैं उसमें कहना चाहूँगा, अभी हम लोगों को सरकार ने भेजा था, वो डायग्नोस्टिक न्यूरा सेंटर था, वहाँ पे स्टडी करके आइए कि किस तरह से आप लोगों को आउटकम मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो हम लोग गए थे, यहाँ से 4 आदमी गए थे, वहाँ न्यूरा सेंटर है दिल्ली में, शायद हमको लगता है कि 4-5 जगह और खोले हुए। उसका आउटकम मैंने देखा कि वो टोटल डायग्नोस्टिक वो सेटअप किए हुए, लास्टली वो मेरा अपना जो असेसमेंट था कि 5 से 10% से ज़्यादा एआई का केवल वैल्यू है, उससे ज़्यादा उसका वैल्यू नहीं है। और निश्चित रूप से डॉक्टर की जो कैपेबिलिटी, डॉक्टर का जो अपना जो भी सिस्टम है, वो न्यूरा कभी कंप्लीट नहीं कर सकता है, ये एआई कभी नहीं कर सकता है। दिस इज माय असेसमेंट। पता नहीं और का क्या है, लेकिन मेरा अपना असेसमेंट है कि वहाँ पर एआई का बहुत ज़्यादा ये रोल नहीं रहेगा निकट भविष्य में भी, जैसा हम लोग सोच रहे हैं। और दूसरी बात हुई, आपने पैथोलॉजी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन पर जो देखते हैं और गूगल्स में देखे उसके अनुसार, तो उससे बहुत कुछ नहीं निकल पाता कि एआई से, ये गूगल से हम देखे, उसको कोरिलेट किए, तो मैं समझता हूँ कि ये भूल नहीं करना चाहिए जो भी लोग देखते हैं और पैथोलॉजी से उसको कोरिलेट करते हैं। तो मैं अपने तरफ से ये कहूँगा कि उसको वैसी भूल नहीं करें और जो डॉक्टर कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए। डॉक्टर गौतम, आपको क्या ऐसा लगता है कि सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं या अस्पतालों को एआई को अडॉप्ट करना पड़ेगा, या फिर जो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं अब तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब हमारा अस्तित्व तो हमेशा बोलेगा ही, हम चुनौती के लायक नहीं होंगे इसी से, आपको क्या लगता है? पांडे जी, एआई को तो अडॉप्ट करना पड़ेगा, आप माने या ना माने। एआई डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एआई डॉक्टर को स्ट्रेंथन करेगा। आपको जो काम करने में 24 घंटे लगते थे, उसको एआई जो है 24 सेकंड के अंदर करके देगा, लेकिन वो आपके ब्रेन को रिप्लेस नहीं कर सकता। नंबर 1, आप एआई में जैसे डीप लर्निंग होता है, फिर मशीन लर्निंग होता है कि यू टीच मशीन टू, आप 101 तरह का टीबी का एक्सरे उसको दिखाते हैं कि देखो ये टीबी है, ये टीबी है, ये टीबी है, फिर आप एक नॉर्मल एक्सरे देते हैं तो वो बोल देगा कि हाँ देख कर कि ये टीबी है या टीबी नहीं है। तो हम अभी उस स्टेज पे हैं जब हम अपने लिए वैसी मशीनें तैयार कर रहे हैं, या हमारे रोज के काम में। पांडे जी, अगर मैं मेक माई ट्रिप पे रांची से हैदराबाद का टिकट देखूं, तो उसके बाद अगर मैं कुछ दूसरा काम भी करूं तो उसमें आपको देखेंगे एक प्रॉम्प्ट आएगा, रांची हैदराबाद फेयर्स आर नाउ एट होम। सो आप माने या ना माने, एआई को आप अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते, लेकिन दैट एआई विल रिप्लेस डॉक्टर्स विल नेवर हैपन। डॉक्टर चतुर्वेदी, जैसा कि एआई को लेकर के ऐसा है, मतलब ज़्यादा लोग सोचने को या बोलने को, सुनने को मिल रहा है कि जो मेडिसिन के प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए थोड़ा खतरे की घंटी है, क्योंकि पैथोलॉजिस्ट का रिपोर्ट देखकर, रेडियोलॉजी का रिपोर्ट चैट जीपीटी में डाल करके जब आदमी खुद पता कर लेगा कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, यह बड़ा चुनौती है। हंसी वाली बात, हंसी वाली बात। अभी आपने रिपोर्ट की बात करी थी, हर चीज हर कोई में एक जैसा हो ऐसा नहीं हो। आप देखेंगे किसी का हीमोग्लोबिन 4.5 है और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, वो आराम से अपना काम कर रहा है, और किसी का 4.5 हीमोग्लोबिन है, वो गिर जाएगा, आपको इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन करना होगा। ऐसी चीजें होती हैं कि
ये फिजियोलॉजिकल चीज़ें ये वैरी करती है। एआई का निश्चित तौर पर ये आपको कुछ सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करता रहेगा, लेकिन अब ये सोचेंगे कि हमारे लिए खतरे की घंटी है, तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि ये खतरे की घंटी है। हाँ, साइंस है, जिसको साथ लेके चले तो हमें मजबूती मिलेगी, हम लोग बहुत आगे निकलेंगे, तेजी से आगे निकलेंगे, लेकिन ये हमारे ब्रेन को, हमारे कैपेसिटी को, उसके जगह एआई खड़ा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता है ऐसा, साइंटिफिकली ऐसा नहीं लगता है। अब वो आप उसके बारे में आपको जैसे बोलना है आप बोल सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत तरह की चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा। सर जी जी मैं एक चीज़ डालना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग एक हिस्सा को डिस्कस करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और पहलू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिजन मेडिसिन। प्रेसिजन मेडिसिन मतलब हो गया पर्सनलाइज्ड केयर। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक बहुत पहले रिसर्च हुआ था कि एक इंसान का ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए। अब हम आपसे पूछेंगे तो आप सब बोलेंगे नहीं, किताब में तो 120/80 लिखा हुआ है, यही नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। लेकिन फैक्ट ये नहीं है। एक इंसान का ब्लड प्रेशर डिसाइड कौन करता है? ये इसको बोलते हैं हम लोग स्टर्नल एंगल। ये स्टर्नल एंगल से ये मेस्टॉइड प्रोसेस होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये डिसाइड करता है कि एक इंसान का ब्लड प्रेशर कितना रहेगा। आप देखे होंगे कि जिराफ एक जानवर है, जिराफ का ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि हार्ट यहाँ पे है और जिराफ की गर्दन कितनी लंबी है, तो हार्ट को ब्लड को पंप करने में कितना प्रेशर लगता है, तो गर्दन इतनी लंबी कि उसका जिराफ का ब्लड प्रेशर अगर हेवी बहुत ज्यादा नहीं होगा तो ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। उसी तरह इंसान की लंबाई जो है वो डिसाइड करता है कि इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा। इस पे बहुत पहले काफी बड़ा शोध हुआ था और उसके बाद किसी कारणवश ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन एक एवरेज रेंज बना लिया गया कि भाई 100। तो हम जो वो पैरामीटर फॉलो करते हैं 120/80, ये एक्चुअली में है नहीं। सबका नॉर्मल ब्लड प्रेशर अलग होता है। जैसे मैं बोलता हूँ शुगर थ्रेशोल्ड हर इंसान का अलग होता है, किडनी की पावर अलग होती है। शुगर भी ऐसा नहीं है कि भाई 80 और 100 और 120 ही नॉर्मल, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके लिए ज्यादा हो, किसी के लिए कम हो। इसी को हम बोलते हैं प्रेसिजन। हर इंसान जेनेटिकली, फेनोटाइपिकली और जितने भी प्रोटियोमिक्स, जीनोमिक्स आप बोल रहे, सबको मिला जुला कर हर इंसान अलग है और इसी को बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो हम जब बात कर रहे हैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेसिजन मेडिसिन, ये दोनों जब एक साथ मिलेंगे तब जो हमारे पास चीज बनेगा उसको वो ट्रांसलेशनल मेडिसिन के थ्रू जो फाइनल वर्कअप आएगा। तो जब हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरी तरह से एक आदमी का पर्सनलाइज्ड डाटा डालना चालू करेंगे, तब मुझे लगता है कि एक समय आएगा जब हमारा जो बात होती है कि एक आपके शरीर में एक चिप डल जाएगा और वो चिप जो है बता देगा कि इस इंसान को अगर ऐसा तकलीफ हुआ है तो इसको क्या दवाई देनी है। बट मुझे लगता है वो आने में कम से कम 50 साल, नहीं भी तो 50 साल से कम नहीं है। अब आप पूछिए क्या सवाल पूछ रहे थे। एक सवाल है, जैसे कि हम लोग अपने प्रोफेशंस में जैसे आजकल जो देख रहे हैं, अगर मानिए कि मुझे हेल्थ पे कोई स्टोरी लिखनी है, ठीक है, तो मैं अगर एआई से मदद लेना चाहूँ तो मैंने प्रॉम्प्ट डाला और वो फटाफट इंट्रो के साथ और सारा चीज़ दे सकता है। तो आप लोगों के पास भी तो ऐसी चुनौती आएगी। ऐसा तो नहीं है कि एआई से आप अछूते रह जाएंगे और हम ही लोग रहेंगे या और लोग जिस प्रोफेशन में सारे लोग रहेंगे। तो उस चुनौती को तो स्वीकार करना पड़ेगा सर, मुझे जो लगता है। नहीं, चुनौती नहीं है ये, हमारे लिए चैलेंज नहीं है, ये तो हमारा बहुत बड़ा असिस्टेंट बन गया है। क्या आज देखिए कि मुझे अगर वार्ड में जैसे हम राउंड लेते हैं, कई दफे क्योंकि दिमाग इतनी सारी चीजों से ऑक्यूपाइड रहता है, कई दफे होता है अच्छा देखो जरा सा इनको आइसोविकोनाजोल देना है, जरा डोज देख लेना क्या दिखता है। तो आज एक खट से एक बटन दबाया तुरंत बताता है। तो ऐसा नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा इसीलिए इसका नाम दिया गया है एआई असिस्टेंट, है ना। एआई असिस्टेंट मतलब ये हमारा असिस्टेंट का काम करेगा। जैसे स्लिप ऑफ माइंड,
स्लिप ऑफ माइंड बहुत समय होता है, या फिर हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हों, अचानक से कोई एक प्रॉब्लम आया, तो हमारे पास अगर डिवाइस है, हमने 2 मिनट डाला कि अरे क्या था, भूल रहे हैं, तो तुरंत वो हमको याद दिला देगा। तो हमारा बहुत अच्छा असिस्टेंट, और जिस तेजी से जिस फास्टनेस के साथ वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, तो अभी जो बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि हमारा काम जो घंटों में होता था, वो अब मिनट्स और सेकेंड्स में हम उसको ले सकते हैं। लेकिन जो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं जो सब वेल डिफाइंड है, मैंने मेडिकल सब्जेक्ट्स में बहुत सारा चीज़ वेल डिफाइंड है। तो जो चीज़ें वेल डिफाइंड है, उसको एआई बहुत अच्छे से बता देगा। जैसे हम एक बात करें और वेंटिलेटर की, जब एआई की बात चल रही है, तो आज से 50 साल का भविष्य में कैसा वेंटिलेटर होगा, उसमें कुछ नहीं करना रहेगा, वेंटिलेटर को कनेक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सारे डेटा अपने आप एबीजी से लेकर के, ऑल गैसियस पैरामीटर से लेकर के, एसिड बेस बैलेंस को लेकर के, मरीज का मसल मूवमेंट को लेकर के, मरीज का ब्रेन के स्टेटस को लेकर के, वो अपने आप डिफाइन कर लेगा। बट ये सारा चीज कैसे होगा? ये सारा चीज होगा एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, जो फीडबैक शरीर से वेंटिलेटर को जाएंगे, वेंटिलेटर के अंदर एक एआई चिप होगा, वो डिटेक्ट करेगा कि अच्छा ये चीज है, इनको इस तरह से वेंटिलेट करना चाहिए। तो अगर हम वेंटिलेटर को छोड़ दें कि भैया ये एआई से, जैसे बोलते हैं ना, प्लेन ड्राइव कर रहा है, ऑटोमेटिक मोड पे डाल दो, खुद चलते रहेगा, और वहां पे तो फिर पायलट की क्या जरूरत है, क्यों पायलट बैठा रहता है? उसी तरह से जब वेंटिलेटर ये सेंस कर लेगा कि भाई ये इतनी सारी चीजें जरूरत है चेंज करने की, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो तो मरीज मार देगा। तो वो हमेशा जो बनाया जाता है, जो बताया जा रहा है कि वो हमेशा सजेस्ट करेगा कि देखिए मरीज की परिस्थिति फिलहाल ऐसी है और आपको इस मोड में स्विच हो जाना चाहिए, यस और नो। अब अगर हमारे पास सही नॉलेज है वेंटिलेटर का, हमारे पास सही नॉलेज है पेशेंट का, तो हम उस समय यस नो करना वो इंसान के और डॉक्टर के हाथ में ही रहेगा। हम यस करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। तो इट इज अ वेरी गुड असिस्टेंट। मेडिकल कॉलेज को क्या मतलब, जैसे मैं रिम्स में देखता हूँ चारों तरफ अस्पतालों के दीवारों पर एआई नहीं, वो तो इंटरनेट लगा दीजिए। उन लोगों को मेडिकल कॉलेज को क्या लगता है कि मतलब एआई सारे मेडिकल कॉलेज को अडॉप्ट करने की जरूरत है, या फिर नेटवर्किंग जरूर होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में आजकल देखिए, आज कोई बच्चा किताब खोलता है क्या? आप देखिए ना, कोई बच्चा किताब खोलता है? सब यूट्यूब से पढ़ते हैं। सारे बच्चे आज देखिए यूट्यूब से पढ़ रहा है, या फिर गूगल खोल के पढ़ रहा है, या कोई जेमिनी खोल के कोई बच्चा आजकल किताब नहीं खोलता है, सब देखता है। लेकिन उनमें भी क्या है, अल्टीमेटली उनको पास करने के लिए जितना नॉलेज चाहिए वो तो मिल जाएगा एआई से। क्वेश्चन, सवाल का आंसर लिख देंगे, लेकिन जब वो एक्चुअल प्रैक्टिस में आएंगे लाइफ में, जब उनका असली इम्तिहान होगा, उस समय वो पास नहीं हो पाएंगे, वो फेल हो जाएंगे अगर एआई डिपेंडेंट रहेंगे तो। अभी फिलहाल और मुझे लगता है कि ये कभी ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।